हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। ये सब्जेक्ट कभी कभी अंडर ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट की डिग्रीज में पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन MBA या MCOM में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से आता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दो चीजों से मिलकर बना है, प्रोजेक्ट और मैनेजमेंट। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपना कोई नया काम स्टार्ट करती है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, तो उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमें प्रोजेक्ट मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होती हैं या बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है और कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम याद रखेंगे जो दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती हैं, वो है नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, जिसमें हमें दो टेक्निक्स पढ़नी है। पहली टेक्निक का नाम है CPM और दूसरी का नाम है PERT। CPM को बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT को बोलते हैं प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ टेक्निक। आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको CPM और PERT का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्क मॉडल, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट इज अ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। ये वर्ड याद रखना, इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज। मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने कोई टेंडर इश्यू किया किसी कॉन्ट्रैक्टर को कि आपको एक ब्रिज बनाना है, एक फ्लाईओवर बनाना है या एक रोड बनानी है। तो उस ब्रिज या फ्लाईओवर को बनाने के लिए वो कहीं ना कहीं इंजीनियर को बोलता है कि आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करके देना है कि अगर मुझे 50 सपोज मान के चलो मीटर का या सपोज मान के चलो 600 मीटर का तुमको एक फ्लाईओवर बनाना है। उस फ्लाईओवर के लिए तुमको कितने पिलर्स लगेंगे, कितना सीमेंट लगेगा, कितनी रेती लगेगी, कितनी गिट्टी लगेगी, या कितना पर्टिकुलर तुम्हें ह्यूमन रिसोर्सेज लगेगा, कितनी मशीन्स लगेंगी। तो याद रखना, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की पहले बहुत सारी एक्टिविटीज को इंटरकनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो प्रोजेक्ट इज अ इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट हैज डेफिनेट स्टार्टिंग। उसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सबसे पहले जब भी कोई व्यक्ति फ्लाईओवर बनाता है या ब्रिजेस बनाता है, जहां पर पिलर्स हमें खड़े करने, उनकी पहले सॉइल चेक की जाती है कि वहां पर वो पिलर स्टेबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से अगर हम बात करें, हर प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे आज मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, इसके अंदर 4 से 5 टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। तो मैं भी क्या करूंगा, डिफरेंट यूनिट की एक्टिविटीज को धीरे धीरे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तब जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। मान के चलिए मेरी कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर वो मुझे 5 यूनिट देते हैं तो हर यूनिट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक समय बाद 2.5 से 3 महीने बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट स्टार्टिंग होती है और उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, दैट इज रिजल्ट, जिससे हमें एक यूनिक प्रोडक्ट मिलता है या हम एक सर्विस क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज को इंटरकनेक्ट करके एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक पहुंचने पर हमको एक यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा या एक सर्विस मिलेगी, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर को दिए जाते हैं। उनका टेन्योर फिक्स होता है कि आपको ये प्रोजेक्ट 3 महीने में करना है, 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है। तो जो भी व्यक्ति वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर करता है किसी पर्सन को, तो वो टाइम टू टाइम उसको प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ साइंटिफिक वे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, एक साइंटिफिक वे ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, जैसे पहला लिखा है प्लानिंग, implementing,
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि हर बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस के कुछ फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। उसी तरीके से अगर कोई पर्सन किसी से कोई प्रोजेक्ट ले रहा है जिसको कंप्लीट करने में करीब 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल या 2 साल लगने वाला है, तो सबसे पहले वो क्या करता है, प्लानिंग करता है कि यार ये प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद इंप्लीमेंट करता है कि यार उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी मशीन लगेंगी, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सुपरवाइजर को अपॉइंट करता है। बहुत सारे जूनियर इंजीनियर्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना काम कंप्लीट हुआ, कितना मटेरियल लगा, कितनी मशीन लगी। और कंट्रोल, यानी अगर उन्होंने कोई चीज का टाइम फिक्स किया है और अगर टाइम टू टाइम वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें कौन सी चीजों को हम कंट्रोल करें जिससे हम मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो आगे क्या लिखा है, द वेरियस एक्सपेक्ट्स या जिसको बोलते हैं एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट सच एज टाइम, मनी, मटेरियल, मैन पावर एंड अदर रिसोर्स। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं। सबसे पहला होता है टाइम। हम टाइम डिसाइड करते हैं। जैसे जो एमबीए कर रहा है उसको मालूम है कि यार एमबीए की डिग्री लेने में 2 साल लगते हैं, तो ये 2 साल का एक प्रोजेक्ट है। जो ग्रेजुएशन करता है, बीकॉम या बीबीए करता है, उसको 3 साल लगते हैं कंप्लीट करने में। यानी कहने का मतलब है हर चीज का एक टाइम होता है। क्लियर। उसके बाद करते हैं बात मनी। बिना पैसे के तो तुम प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जब टेंडर इश्यू होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर पहले अपना खुद का पैसा लगाते हैं। जब वो कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं तो गवर्नमेंट उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंड इश्यू करती है। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको टाइम चाहिए, मनी चाहिए, मटेरियल। बिना मटेरियल के तो आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते हो। मान के चलो आजकल स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक गूगल पे सर्च करके बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर उसको सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करते हैं। मैन पावर, अब आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कि बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए भी तो हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी एंड अदर रिसोर्सेज। तो याद रखना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब होता है किसी भी चीज की प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना, मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, और डिफरेंट एक्टिविटीज को कनेक्ट करते हुए टाइम, मनी, पावर, मटेरियल और रिसोर्सेज का यूज करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्लियर। प्रोजेक्ट होता है जो डिफरेंट एक्टिविटी से कनेक्ट होता है, जो किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है और कभी ना कभी एंड होता है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें कुछ ना कुछ फंक्शंस प्ले करने पड़ते हैं, प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। तो ये मैंने आपको समझाया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम आगे डिफाइन करते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें अपने रिसोर्सेज का एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में हर साल इसका एक क्वेश्चन आता है नेटवर्क एनालिसिस का। या तो एग्जाम में सीपीएम टेक्निक आती है या फिर पर्ट टेक्निक आती है। उसके पहले हम समझते हैं नेटवर्क एनालिसिस क्या है। जैसे देखो, आजकल हमारे दोस्तों का नेटवर्क होता है, हमारे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, हमारे हार्ड कस्टमर होते हैं, सॉफ्ट कस्टमर होते हैं, हमारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं। जैसे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बना है, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स का एक नेटवर्क बना है, मेरे पर्टिकुलर रिलेशंस जो है उनके अलग नेटवर्क बने हुए हैं, कॉलोनी के अंदर मेरे जो फ्रेंड्स रहते हैं उनका अलग नेटवर्क बना है। यानी आज अगर आप सोल प्रोप्राइटर रहते हो तो पर्टिकुलर आपको प्रॉफिट कम होता है, लेकिन अगर आप अपने साथ बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके चलते हो तो आपको हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो नेटवर्क क्या होता है? द नेटवर्क एनालिसिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी जब भी कोई इंजीनियर या कोई व्यक्ति कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि यार हमको ये काम स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से अगर एंड पॉइंट तक पहुंचना है
तो उसके लिए वो एक ग्राफिकल, जैसे कोई व्यक्ति जब प्लॉट पे मकान बनाता है, सबसे पहले इंजीनियर से क्या करता है, उसका नक्शा ड्रॉ करवाता है। उस नक्शे में उसको मालूम रहता है कि यार अगर मेरे पास 20 बाय 50 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उस 1000 स्क्वायर फीट पर अगर हमें G+2 बनाना है, तो वो इंजीनियर से एक ब्लूप्रिंट बनाता है, वो उसको एक ग्राफ बना के देता है कि यार कितने बाय कितने का किचन होगा, कितने बाय कितने के रूम्स होंगे, या बाहर का वॉश एरिया कैसे होगा। तो हर चीज डिजाइन करता है इंजीनियर। उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो भी जब भी कोई प्रोजेक्ट लेता है तो वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है। द नेटवर्क एनालिसिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ activities consist of certain configuration of arrows and nodes। माने वो पर्टिकुलर कहीं ना कहीं एरो बनाता है, नोट्स बनाता है। मान के चलो किसी व्यक्ति के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए वो अलग अलग डिजाइनिंग बनाता है। डिजाइन बनाने पर उसको क्लियर रहता है कि यार इस पॉइंट पर ये प्रोजेक्ट करना है, इस पॉइंट पर ये काम करना है, यहाँ कितना मैन पावर लगेगा, यहाँ कितनी मशीन लगेगी। Of showing logical sequence of various tasks and activities to be performed of achieve project activities। यानी किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को अगर हमें अचीव करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर हमें डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ता है। तो वो होता है नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, सेकेंड मीनिंग लिखा है, नेटवर्क एनालिसिस इज द मेथड ऑफ स्टडिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम represented as a network of interconnected, एक वर्ड लिखा है network of interconnected entities, nodes and edges to understand their structure, behavior and relationship। सिंपल सी बात कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आपको बहुत सारी एक्टिविटीज को इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, हर एक्टिविटी के कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान के चलो कि ये हमारी एक्टिविटी है और ये इसकी प्रेडिसर एक्टिविटी है, ये इसकी प्रेडिसर एक्टिविटी है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं ए से लेके एफ। अब हमें सपोज मान के चलो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ एक्टिविटीज हैं ए से लेके एफ तक, जिनका प्रेडिसर ये है। ठीक है, मान के चलो आज तुम एमबीए थर्ड सेमेस्टर में हो या एमबीए सेकंड सेमेस्टर में हो, तो तुम्हारी प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या होगी, पीछे वाली। यानी अगर तुमको एमबीए फर्स्ट सेम से फोर्थ सेमेस्टर तक कंप्लीट करना है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं एक्टिविटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। जब तक फर्स्ट सेम क्लियर नहीं होगा, तुम सेकंड सेम नहीं दे सकते हो, सेकंड नहीं होगा थर्ड नहीं दे सकते हो, फोर्थ देने के लिए तीनों सेमेस्टर क्लियर होना जरूरी है, तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। अब मान के चलो ये एक एक्टिविटी है ए, जिसका प्रोड्यूसर है नील, क्योंकि हर चीज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो मैंने ये बनाया सपोज ए, ये मेरा एक्टिविटी बनी ए, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। बी का प्रोड्यूसर कौन है, ए, माने बी किसको फॉलो करेगा, ए को। तो मैंने ये बना दिया सपोज मान के चलो बी। ठीक है, अब सी का प्रोड्यूसर है बी, सी किससे निकलेगा, बी से। ये सपोज मैंने मान के चलो ये निकाल दिया सी, सी का प्रोड्यूसर है बी। डी का प्रोड्यूसर कौन है, ए, यानी डी भी हमारा ए से ही ड्रॉ होगा, तो ये हमने बना दिया डी। इसके बाद ई का प्रोड्यूसर कौन है, सी, ये हमने बना दिया ई। और लास्ट में एक प्रोड्यूसर है एफ, एक्टिविटी, जो कि किससे ड्रॉ होगी, डी से। तो एफ को हम यहां से कनेक्ट करेंगे और ई से ज्वाइन कर देंगे। यानी ये जो पहला पॉइंट है 1 2 3 है ना, ये 4, ये 5, ये 6, यानी 1 एक्टिविटी से 6 एक्टिविटी तक आने के लिए तुमको डिफरेंट एक्टिविटी को पास आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नेटवर्क। ये हमने एक डमी डायग्राम बनाया कि अगर मुझे एक पॉइंट से, जैसे इंदौर में भंवर कुआं चौराहा है और मुझे खजराना मंदिर तक जाना है, तो इंदौर से खजराना मंदिर जाने के लिए बहुत सारे चौराहों को हमें क्रॉस करना पड़ता है। जाने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन
हर व्यक्ति चाहता है कि कम समय में एक मिनिमम पाथ से हम उस डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो याद रखना तुम लोग एक चीज, जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल सीखेंगे तो ये जो एरो होता है, एरो, इसको बोला जाता है हेड इवेंट, इसको बोलते हैं हेड इवेंट। और ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल इवेंट। क्योंकि डायग्राम बनाते समय आपको बहुत ध्यान देना है, अगर हमने आने वाले प्रैक्टिकल्स में डायग्राम में कहीं भी मिस्टेक कर दी तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये होता है हेड इवेंट और ये होता है टेल इवेंट। और ये जो बीच वाली लाइन है कि यार मान के चलो कि तुम एमबीए फर्स्ट सेम में हो, अब तुम सेकंड सेम में आए, या तुम एक चौराहे पे खड़े हो, तुम्हें दूसरे चौराहे पे पहुंचना है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस तो पार करनी पड़ेगी। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं एक्टिविटी। और ये जो सर्कल्स होते हैं इनको बोलते हैं नोड्स। तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर नेटवर्क एनालिसिस के ऐसी मेथड होती है जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करती है कि यार अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और एंड तक पहुंचना है तो हमें कैसे नेटवर्क को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्क एनालिसिस, जो मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सर्कल्स होते हैं, यानी मान के चलो कि कोई बस का पॉइंट है, आई बस सपोज चलाते हैं कि आई बस निरंजनपुर चौराहे से अगर किसी दूसरे चौराहे पर जाती है तो डिफरेंट पॉइंट पर वो बस रुकती है, वो डिफरेंट पॉइंट से पैसेंजर्स को कवर करती है, फिर आगे बढ़ती है। तो ये जो एरो लगा हुआ है इसको बोलते हैं हेड इवेंट, और ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेल इवेंट। और एक एक्टिविटी से दूसरे नोड तक पहुंचने में जो ये हम परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हैं इसको बोलते हैं एक्टिविटी, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो नेटवर्क एनालिसिस में यूज किए जाते हैं। जैसे पहला होता है एक्टिविटी, कि एक्टिविटी होती क्या है, बहुत ध्यान से समझना। पहला पॉइंट पढ़ते हैं एक्टिविटी। एन एक्टिविटी रेफर्स टू सम एक्शन द परफॉर्मेंस ऑफ विच रिक्वायर सम टाइम, मनी, एप्लीकेशन ऑफ अदर रिसोर्सेस। यानी वो ये कह रहा है कि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए। बिना पैसे के, बिना टाइम के, बिना रिसोर्सेज के आप एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं कर सकते हो। मान के चलो कि मैं कोई प्रोजेक्ट मैंने अपने बॉस से लिया, अब बॉस ने बोला ये प्रोजेक्ट है, इतने कस्टमर आपको अपनी कंपनी में नए बनाने हैं। तो भैया कस्टमर बनाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं मार्केट में तो जाना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जहां पर हम कुछ पैसा, कुछ समय और कुछ रिसोर्सेज यूज करके अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी। एंड एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो मार्क। देखो मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो एरो लगे हैं, ये जो मैंने एरो लगाए हैं इनको बोलते हैं एरो मार्क, इनको बोला जाता है एरो मार्क। यानी अगर मुझे यहां से लेके यहां तक कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं एरो से कनेक्ट होना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्टिविटी। सेकंड लिखा है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। अब देखो प्रीसीडिंग क्या होती है, जैसे मान के चलिए आज मैं एमबीए थर्ड सेमेस्टर में हूं, तो मेरा जो पीछे वाला सेमेस्टर था एमबीए सेकंड सेम, वो मेरा प्रीसीडिंग हो गया। सेकंड सेम का प्रीसीडिंग है एमबीए फर्स्ट सेम। आज मैं एमबीए कर रहा हूं तो उसके पहले प्रीसीडिंग क्या था, ग्रेजुएशन। यानी सिंपल सी बात है, अगर तुम टॉप मैनेजमेंट में हो तो बेटा पहले तुम मिडिल मैनेजमेंट में थे, मिडिल मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस मिला, बॉस ने तुम्हारा प्रमोशन किया, तभी तो तुम टॉप मैनेजमेंट में गए। फिर उसके पहले लोअर मैनेजमेंट में थे। यानी कोई व्यक्ति जमीन लेवल से अगर टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचता है, जैसे अगर हम बात करें अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, कि मोदी जी आज अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करी कि पहले वो आरएसएस से रहे, कुछ समाज सेवा किया, फिर वो गुजरात के सीएम बने 15 साल तक, फिर आज वो धीरे धीरे पीएम बन गए और पूरे वर्ल्ड के चहेते हो गए। तो कहने का मतलब क्या है
कि अगर किसी व्यक्ति को टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचना है तो डिफरेंट एक्टिविटी से पास आउट होना पड़ता है, उसके लिए समय भी देना पड़ता है, उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है और रिसोर्सेज भी खर्च करने पड़ते हैं। तो प्रीसीडिंग क्या होता है? इट इज दैट एक्टिविटी विच इज कंप्लीटेड बिफोर एन इवेंट टास्क प्लेस। यानी सिंपल सी बात है, आगे वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पहले पीछे वाली एक्टिविटी करनी ही पड़ती है, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग। अब सक्सीडिंग क्या होती है? इट इज दैट एक्टिविटी विच बिगिंस आफ्टर एन इवेंट हैज टेकन। यानी सिंपल सी बात है, आप पीछे वाला काम कर लिया, आप आगे पहुंच गए। तो जैसे मैं इस डायग्राम में तुम्हें अगर बताऊं कि जैसे अगर तुम देखो ध्यान से, अब ये एक एक्टिविटी बनाई ए, फिर ये तुमने बनाई बी, तो बी का प्रीसीडिंग कौन है? ए, और ए का सक्सीडिंग कौन है? बी। यानी सक्सेसर होता है आगे वाला, प्रीसीडिंग होता है पीछे वाला। तो ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी हो गई और ये सक्सेसर एक्टिविटी हो गई। जैसे इस क्वेश्चन में देख लो, ये बी तुम्हारा सक्सेसर है, ए तुम्हारा प्रीसीडिंग है। जैसे सी का प्रीसीडिंग कौन होगा? ए और बी, और बी का सक्सेसर कौन होगा? सी। बी का प्रीडिसेसर कौन होगा? ए प्रीसीडर यानी पीछे वाला, सक्सेसर आगे वाला। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होता है कि बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे किसी स्टूडेंट को एमबीए करना है, तो वो चाहे तो एक रिनॉन्ड कॉलेज से जाके वो एमबीए कर सकता है। अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो क्या कर सकता है? करस्पॉन्डिंग से भी एमबीए कर सकता है। मेरे पास बहुत सारे रूट होते हैं, जैसे मैं सपोज मान के चलो इंदौर में किसी एक प्लेस पर रहता हूँ और मुझे किसी दूसरी प्लेस पर जाना है। डिफरेंट रास्ते होते हैं, जो रास्ता मुझे सेफली या पर्टिकुलर मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट में पहुंचा दे, वो ही रास्ता मैं चूज करूंगा या पिक करूंगा। तो क्रिटिकल पाथ याद रखना, हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे क्रिटिकल पाथ होते हैं। तो इसमें लिखा है द क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ प्रोजेक्ट, पासिंग थ्रू ऑल एसेंशियल टास्क फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीशन। यानी प्रोजेक्ट क्रिटिकल पाथ एक लॉन्गेस्ट पाथ होता है। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे मान के चलो किसी ने मुझे टेंडर दिया कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अब मैंने उसको मिनिमम प्राइस पे बता दिया कि सर ये कॉस्ट आएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया। लेकिन आजकल क्या होता है, सब लोग ज्यादा टाइम बता के रखते हैं। अगर तुमने कोई टाइम किसी को बताया और प्रोजेक्ट तुम्हारा उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंपनी आपके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। तो पेनल्टी से बचने के लिए हर व्यक्ति थोड़ा टाइम बढ़ाकर चलता है, ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने को सेव करके चलता है। तो क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ स्टार्ट टू द एंड, यानी कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होगा। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम 1 से स्टार्ट हुआ और एंड कहां पर हो रहा है? 6 पर। तो ये देखो, ये बहुत सारे पाथ बना रहा है कि मुझे अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो देखो मेरे कौन कौन से पाथ बनेंगे? 1 2 3 5 6। एक पाथ बनेगा 1 2 3 5 6। एक पाथ कौन सा बनेगा? 1 2 4 6। एक मेरा ये पाथ बनेगा 1 2 4 6। तो याद रखना, जिसका टाइम मैक्सिमम होता है उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। अगर मैंने कम टाइम वाले को सिलेक्ट कर लिया और प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं पेनल्टी क्यों बियर करूंगा? तो हर व्यक्ति चाहता है कि थोड़ा समय बढ़ा के चलो, क्योंकि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये जो हमारे पाथ बनते हैं, इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पाथ। एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जिंदगी में शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, हर चीज के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट तुमको मिलेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं डमी क्या होता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान के चलो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप अपने फ्रेंड से कॉल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हो। जैसे डमी मान के चलिए कि एक ब्रिज बनाना है, फ्लाईओवर, तो एक प्लेस से एक पॉइंट तक पहुंचने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुमने एक पॉइंट बनाया और एक पॉइंट बनाया, बीच में रिवर है, तो जब तुम ब्रिज बनाओगे तो आप ब्रिज में कनेक्ट कैसे हो गए? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं आप फ्लाईओवर का यूज कर रहे हो, तो वो जो रहता है उसको बोलते हैं डमी एक्टिविटी। अब जैसे मुझे
3 को 4 से कनेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, 3 से 4 की कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हम डमी एक्टिविटी के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। डमी एक्टिविटी का टाइम हमेशा याद रखना 0 होता है, कोई भी मैन पावर नहीं लगता, कोई भी टाइम नहीं लगता, कोई रिसोर्सेज नहीं लगते, हम डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो डमी एक्टिविटी क्या होता है? अ डमी एक्टिविटी इज एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है, ये एक आर्टिफिशियल होती है इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम दैट हैज नो ड्यूरेशन कॉस्ट, इसकी कोई भी ड्यूरेशन कॉस्ट नहीं होती है, इसके कोई रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कंजम्पशन बट सर्व टू शो द लॉजिकल रिलेशनशिप एंड डिपेंडेंसी बिटवीन रियल एक्टिविटीज। यानी सिंपल सी बात है, कभी कभी अगर मेरे खास रिलेशन के लोग अगर मेरे काम नहीं आते हैं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वेल विशर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो जब आप डायरेक्ट किसी से अपनी प्रॉब्लम नहीं कह सकते हो तो आप इनडायरेक्ट वे पे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए लगती है डमी एक्टिविटी। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे, एक्टिविटी, प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, क्रिटिकल पार्ट, डमी एक्टिविटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क एनालिसिस। धीरे धीरे हम लोग अपने मेन टॉपिक पे पहुंच रहे हैं जो हमको एग्जाम में आने वाला है। तो पहला हम पढ़ते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होती है। द क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ project management technique used to identify the sequence of activities that determine a project's minimum completion time। यानी एक ऐसे पाथ को आइडेंटिफाई करना जो आपको कम समय में मैक्सिमम प्रॉफिट दे, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। बाय फाइंडिंग लॉन्गेस्ट पाथ, देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा लॉन्गेस्ट पाथ लेके चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो व्यक्ति टाइम बढ़ा के चलता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी मुझे अपने घर का व्हाइट वॉश कराना था, तो मैंने कुछ पेंटर से बात करी। पेंटर को मालूम है कि यार ये 2 BHK का फ्लैट है और इसको पेंट करने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो 3 दिन बोलता है, 4 दिन बोलता है। उसको मालूम है क्योंकि उसने एक साथ बहुत जगह काम ले रखा है, बहुत साइट्स पे काम चल रहा है, तो वो भी टाइम बढ़ा के बताता है। उसी तरीके से मेरे एक स्टूडेंट ने बोला सर ये सिलेबस है 2 महीने में कंप्लीट कराना है। मैं कहता हूँ देखो 2 महीने तो नहीं लगेंगे, कम से कम 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। अब मैं 3 महीने उससे बोल के रखूंगा तो मैं 2.5 महीने में भी करा सकता हूँ, 2 महीने में भी करा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने टाइम फिक्स कर दिया तो मैं कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन में आ जाऊंगा। तो क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट एक्टिविटीज को जो मिनिमम कंप्लीशन टाइम पर लॉन्गेस्ट पाथ को फाइंड आउट करके अपने प्रोडक्ट को कंप्लीट करता है। अब हम बात करते हैं PERT। PERT क्या होता है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ टेक्निक, ये इसका फुल नेम है। दिस मेथड इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट यूजेस वेटेड एवरेज ऑफ 3 टाइम एस्टिमेटेड। देखो क्या होता है, लाइफ में कुछ चीजें सर्टेन है कि अगर हम बात करें कि किसी को हमने कोई प्रोजेक्ट दिया, टाइम बोल दिया 2 महीने में करना है, तो भैया वो 2 महीने में करके देगा। उसको डर लगेगा कि अगर मैंने 2 महीने में नहीं किया तो मुझे पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में, जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर हमारे इंडिया में कोविड की मेडिसिन बनी या कोविड की वैक्सीन बनी, तो गवर्नमेंट को भी मालूम था कि अगर वो जितनी जल्दी वैक्सीन बनाएगा उतनी ज्यादा वो डेथ को कम कर सकता है, ठीक है। हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं हुए, रिसर्च हुई, रिसर्च होने के बाद हमारे इंडिया में वैक्सीन बनी, ठीक है। तो याद रखो PERT टेक्निक ज्यादातर यूज की जाती है जहां पर रिसर्च वर्क होता है, और ये टेक्निक यूज की जाती है जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। क्लियर? तो इसके अंदर 3 टाइम ड्यूरेशन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं TO, TM और TP। 3 टाइम गिवन होते हैं टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, प्रोवाइडिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है कि इतने समय में काम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो ये PERT और CPM का मेन मीनिंग है। तो PERT CPM का मेन मीनिंग समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था कि PERT CPM का डिफरेंस बताइए। तो PERT, जिसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ टेक्निक, ठीक है। PERT का फुल नेम है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू ऑफ टेक्निक, और CPM का फुल नेम है क्रिटिकल पाथ मेथड।
ये इनका बेसिक फुल नेम है। अब जो PERT होती है वो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक्स होती है। इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, और ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, इसमें हमें कुछ काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड। PERT मैनेज अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। अनप्रेडिक्टेबल यानी जैसे मान के चलो आपने कोई रिसर्च करी, प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आपको मिला इस रिसर्च का कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, पूरी रिसर्च को बंद करके दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक अनप्रेडिक्टेबल रिसर्च है, एक्टिविटीज है, और ये प्रेडिक्टेबल है। अब जैसे मान के चलो तुम फ्लाईओवर बना रहे हो, रोड बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, एक बार तुम्हारा नक्शा बन गया, उस पर तुमने रोड बिल्डिंग बनाना चालू कर दिया और तुम्हें लगा थोड़ा सा गलत हो, क्या पूरा डिस्ट्रॉय करोगे? नहीं करोगे। तो याद रखना, PERT एक होती है अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज। यहाँ पर रिसर्च काम को रोककर दोबारा रीस्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, जब हमारा 50% काम हो गया, 30% हो गया, माइन्यूट चेंज करके ही आप उनको आगे बढ़ा सकते हो। इट फोकस टाइम कंट्रोल, इसमें हमें अपने टाइम को कंट्रोल करना पड़ता है PERT के अंदर। और इट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कैसे हम अपनी कॉस्ट को कम करें। जो टेंडर मिनिमम कॉस्ट पर शो होते हैं वो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है, तो इसमें फोकस किया जाता है कॉस्ट के ऊपर, और इसमें फोकस करते हैं टाइम के ऊपर। इट वॉज डेवलप्ड 1958, PERT 1958 में डेवलप किया गया, और CPM 1957। अब इट इज ए 3 टाइम एस्टीमेट, इसमें 3 टाइम एस्टीमेट्स होते हैं, और इसमें सिंगल टाइम होता है। इसमें 3 टाइम देते हैं कि मान के चलो पहले हमने 10 दिन दिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो 5 दिन और बढ़ा दिए, 15 दिन कर दिया। अब लगा फाइनल स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो हमने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बोला कि ठीक है तुम 2 दिन और एक्स्ट्रा ले लो। तो इसमें हमेशा 3 टाइम ड्यूरेशन देते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था, TO, TM, TP, 3 टाइम ड्यूरेशन आपको गिवन रहेंगे, और इसमें आपको 1 टाइम ड्यूरेशन देते हैं। इट इज ए प्रोबेबिलिटी मेथड, ये एक प्रोबेबिलिटी मॉडल है, और इट इज ए डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। यहाँ पे हमें अजम्पशंस करना पड़ता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये डिटर्मिनिस्टिक है कि अगर बिल्डिंग बनानी है, 1 साल का समय दिया है, स्ट्रक्चर तैयार है, मटेरियल, मैन पावर, मशीन है ना, सब कुछ तैयार है, तो इसमें आपको मालूम है कि इतना काम आपको इतने समय में करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी है कि बनाया हुआ काम सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो पूरी रिसर्च को डिस्ट्रॉय करके फिर से एक नई रिसर्च की जाती है। तो ये PERT और CPM का बेसिक डिफरेंस है, जो आपको ध्यान से समझना है। तो ये मैंने आज आपको बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें पहली चीज समझाई प्रोजेक्ट क्या होता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। एक रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रोजेक्ट के बारे में, फिर बताया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, ये 2 चीजें समझाई। फिर मैंने आपको बताया नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज को कनेक्ट करता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाते हैं और अपने पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया एक डायग्राम के थ्रू कि ये कुछ हमारे पास एक्टिविटीज हैं A से लेके F, ये प्रेसीडर एक्टिविटी है। तो जैसे मैंने A का था नील, तो मैंने ये एक पॉइंट बनाया A, फिर मैंने बनाया B, A से ड्रॉ होगा तो B को A से ड्रॉ किया, C B का प्रेडिसर है तो C का प्रेडिसर है B, तो C को B से ड्रॉ किया। ऐसे मैंने आपको एक डायग्राम बताया, और ये मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मान के चलो अगर 3 एक्टिविटीज आपस में कनेक्टेड है तो ये हमारा हेड इवेंट रहता है और पीछे वाले को टेल बोलते हैं, और ये जो सर्कल्स होते हैं इनको नोड बोला जाता है या इनको बोलते हैं इवेंट, और ये जो बीच में लाइन है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी तक जाने के लिए इसको बोलते हैं एक्टिविटी, या इसको बोलते हैं हम लोग टास्क। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन तुम समझोगे, क्योंकि लेक्चर 1 में मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन पार्ट समझा रहा हूं, इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 से समझाऊंगा। बहुत ध्यान से समझना, इसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखना ये हेड इवेंट होता है, टेल इवेंट होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए कि कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी, सक्सेडिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है
कि सम एक्शन, यानी एक जॉब को दूसरी जॉब में कन्वर्ट करने के लिए, एक काम से दूसरे काम की तरफ बढ़ने के लिए हमें एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। प्रीसीडिंग होती है पीछे वाली, सक्सेडिंग होती है आगे वाली। क्रिटिकल पाथ, एक डायग्राम के मल्टीपल क्रिटिकल पाथ हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर उसी पाथ को सिलेक्ट करता है जो लॉन्गेस्ट होता है और आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देता है। डमी बताया, डमी एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी होती है कि यहां पर अगर आपको एक एक्टिविटी पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एक इवेंट पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दूसरी एक्टिविटी से, डमी एक्टिविटी से कनेक्ट हो सकते हो। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स बताए। फिर मैंने पर्ट सीपीएम का आपको मीनिंग बताया कि सीपीएम क्या होता है और पर्ट क्या होता है, और ये आपको बेसिक डिफरेंस बताया। अब याद रखना कि जब हम लोग पर्ट सीपीएम सीखेंगे, इसमें दो तरीके के डायग्राम्स होते हैं जो मैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। ये मेरा पहला लेक्चर था जो कि डेमो फॉर्म में यूट्यूब चैनल निकुंज ट्यूटोरियल एमबीए में अगर आप सर्च करोगे तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक समझ में आएगा। सेकेंड लेक्चर से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर मैं आपको बहुत धीरे धीरे कराऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप पूरा सिलेबस अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरे से ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, वो अपने डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप भंवर कुआं सेंटर इंदौर में आके मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हो जहाँ फेस टू फेस प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो आज हम लोग इतने ही रखते हैं क्लास नंबर 1। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नंबर 2 जिसमें मैं आपको 2 प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम में क्रिटिकल पाथ कैसे निकाले जाते हैं, अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम क्या होता है, जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए प्रैक्टिकल के साथ, जो कि ये प्रॉब्लम से जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।